हेलो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश में जो पेट का एग्जाम होने वाला है उसके मद्देनजर रखते हुए आज हम पेट की परीक्षा में भूगोल के अंतर्गत जो उत्तर भारत के पर्वत हैं इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को लेकर यहाँ आए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर भारत के पर्वत से संबंधित आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत के पर्वत। उत्तर भारत के पर्वतों को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तर भारत के पर्वतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा गया है? वह बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है? तो एक बांटा गया है ट्रांस हिमालय और दूसरा हिमालय। अब बात आती है ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से श्रेणियां आती हैं, ये हमसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं या इनमें से कौन सी श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। तो हम यहाँ बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणी आती है। तो एक तो आती है काराकोरम श्रेणी, दूसरी आती है जास्कर और तीसरी आती है लद्दाख श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां आती हैं? तीन श्रेणियां आती हैं। पहली आती है काराकोरम, दूसरी है जास्कर और तीसरी है लद्दाख। अब हम बात करेंगे काराकोरम श्रेणी की। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो काराकोरम श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गॉडविन आस्टेन। इसे K2 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? K2। ये पीओके में स्थित है, यानी पाक अधिकृत जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें स्थित है K2, जो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों, ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे दूसरी ऊंची जो चोटी है वो है K2, जिसे गॉडविन आस्टेन कहते हैं। और ये किस श्रेणी के अंतर्गत है? तो ये श्रेणी के अंतर्गत है, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत। अब आके हम बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है। प्रश्न ये होगा कि लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? राकापोसी, जो सर्वाधिक ढलान वाली चोटी भी है। अब ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे ढलान वाली चोटी कौन सी है? तो वह चोटी कौन सी है? राकापोसी। और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये आती है लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि सिंधु नदी किन श्रेणियों के बीच बहती है, यानी जो सिंधु नदी है वो हमारी किन श्रेणियों के अंतर्गत बहती है। तो सिंधु नदी बहती है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणियों के बीच। तो सिंधु नदी किसके बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच हमारी सिंधु नदी बहती है। आगे है कि हिमालय नवीनतम मोड़दार बलित पर्वत है। ये अक्सर पूछा जाता है कि हिमालय कैसा पर्वत है। तो हिमालय मोड़दार बलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? मोड़दार बलित पर्वत है। जिसकी लंबाई कितनी है? ऊंचाई तो पूछी जाती है लेकिन हिमालय पर्वत की लंबाई पूछी जाएगी। तो हिमालय पर्वत की लंबाई कितनी है? 2400 मीटर, 2400 किलोमीटर। हिमालय पर्वत की जो लंबाई है, ऊंचाई नहीं पूछी है यहाँ, लंबाई। तो हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार बलित पर्वत है जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर। अब हिमालय के अंतर्गत यानी हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, हिमालय को ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमालय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पहला आता है महान हिमालय, दूसरा आता है मध्य हिमालय और तीसरी आती है शिवालिक श्रेणियां। यानी हम कह सकते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम क्या है? महान हिमालय, जो सबसे ऊंचा है। उसके बाद है मध्य हिमालय और फिर उसके बाद आती है शिवालिक की श्रेणियां जो सबसे नीचे है। जैसे यदि कोई पर्वत है, जैसे ये पर्वत है, ये सब पर्वत हैं ऐसे करके और यूं करके, तो जो सबसे ऊपर है इसे बोलते हैं महान हिमालय। इससे जो कम ऊंचाई पे है इसे बोलते हैं मध्य हिमालय और जो सबसे नीचे है इसे हम बोलते हैं शिवालिक की श्रेणियां या शिवालिक हिमालय। महान हिमालय को ही बृहत और हिमाद्री हिमालय कहते हैं। जो सबसे ऊंचाई पर है इसे ही बोलते हैं महान हिमालय। महान सबसे ऊंचा है। हिमाद्री हिमालय क्यों बोलते हैं? हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ। तो जहां पे बर्फ जमी रहती है अक्सर उसे हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। तो तो एक प्रश्न ये हमारा क्लियर हुआ कि महान हिमालय को ही क्या कहते हैं? बृहत हिमालय कहते हैं या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। तो हिमाद्री हिमालय और बृहत हिमालय ये किसके नाम है? ये नाम है महान हिमालय के। अब महान हिमालय की बात हो रही है तो महान हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आता है,
कंचनजंगा आता है और नंदा देवी चोटी आती है। ये महान हिमालय, महान हिमालय कौन सा हिमालय? जो सबसे ऊंचा है, जिसे हिमाद्री बोलते हैं, जहां पे बर्फ जमी रहती है, उसे ही महान हिमालय कहते हैं। यानी तो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है, कंचनजंगा की चोटी है और जो नंदा देवी की चोटी है, ये चोटियां हमारी महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की बात। तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट चोटी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है जो माउंट एवरेस्ट है। हाँ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और हिमालय की पूछा जाए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,850 मीटर। कितने मीटर? 8,850 मीटर। पुरानी किताबों में कुछ में 48 भी दिया है, 8,848, लेकिन जो नवीनतम किताबें आ रही हैं, जो नवीन संस्करण है, उनमें प्रश्न है, तो उनमें हिमालय की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8,850 मीटर है। अब दोस्तों माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको नाम जाना जाता है सागर माथा के नाम से। नेपाल में इसका नाम क्या है? सागर माथा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो कंचनजंगा है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों कंचनजंगा भी है, जो कंचनजंगा है ये भी कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? तो ये भी महान हिमालय के अंतर्गत आती है। जो हमने ऊपर पढ़ा है क्या है? महान हिमालय के अंतर्गत। और महान हिमालय कौन से होते हैं? जो सबसे ऊंचे होते हैं, जहां पे हिमाद्री बर्फ जमी रहती है, उन्हें हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। उसी के अंतर्गत आती है क्या? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यानी पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। दूसरी चोटी कौन सी है? जो वो है K2। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व की सबसे तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है। भारत की चोटियों की बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा किस हिमालय में है? तो कंचनजंगा स्थित है महान हिमालय। अब कंचनजंगा की बात हो रही है, तो कंचनजंगा जो चोटी है वो भारत के सिक्किम राज्य में आती है। कौन से राज्य में आती है? सिक्किम राज्य में आती है। और सिक्किम राज्य में आती है और नेपाल की सीमा पे स्थित है। कौन सी चोटी? कंचनजंगा जो चोटी है वो सिक्किम तो राज्य में स्थित है, लेकिन नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 8,886 मीटर, या हम ऐसे याद कर सकते हैं 85 और 86। तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 85-86, यानी 8,586 मीटर। हिमालय जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई आपको पता है। और जो कंचनजंगा यानी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी ऊंचाई हमें पता है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। अब बात करते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में स्थित कौन से? नंदा देवी पर्वत। दोस्तों ये नंदा देवी पर्वत है, ये भी महान हिमालय के अंतर्गत ही आता है। ये चोटी है भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा जो सिक्किम में आती है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी। और नंदा देवी चोटी कहाँ पे पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की ऊंचाई है 85-86। और जो उत्तराखंड में चोटी पड़ती है नंदा देवी, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। कितनी? 78-16। कितनी ऊंचाई है इसकी? 7,816 मीटर। अब यहां तक दोस्तों बात हो गई है महान हिमालय की। महान हिमालय कह सकते हैं, बृहत हिमालय कह सकते हैं, या हिमाद्री कह सकते हैं। उनसे संबंधित जितनी चोटियां हैं वह कहाँ कहाँ स्थित हैं, विश्व में उनका ऊंचाई के हिसाब से कौन सा स्थान है, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लघु हिमालय की। तो जो लघु हिमालय है इसे मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 3500 मीटर से लेके 4,000 मीटर तक। कम से कम ऊंचाई कितनी है? 3500 मीटर। और ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई कितनी है? 4,000 मीटर, यानी 500 मीटर का अंतर है। लघु हिमालय के अंतर्गत जो पेट का एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से पर्वत हैं जो लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों लघु हिमालय के अंतर्गत धौलाधार आता है, पीर पंजाल आता है और नाग पर्वत आता है, और एक आता है महाभारत पर्वत।
दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है महाभारत पर्वत। काफी एग्जामों में पूछा भी गया है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ है। बहुत कम लोग पढ़ते हैं महाभारत पर्वत के बारे में। तो महाभारत पर्वत किस हिमालय में स्थित है? तो ये स्थित है लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में। और लघु हिमालय और मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 3500 मीटर से लेके 4000 मीटर के अंदर आता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। लघु हिमालय में कौन कौन से आते हैं? एक नाग आता है हमारा, नाग पर्वत, महाभारत पर्वत आता है, धौलाधार पर्वत आते हैं, और एक कौन सा आता है? पीर पंजाल पर्वत आते हैं। ये सारे किसमें आते हैं? लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं जिन्हें हम शिवालिक श्रेणियां बोलते हैं, जो सबसे नवीनतम श्रेणियां हैं उन्हें। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो इनकी ऊंचाई है 1100 मीटर। इनकी ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर। यानी हिमालय की श्रेणियों में 1100 मीटर ऊंचाई तक के जो पर्वत होते हैं वह शिवालिक श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। इनका पुराना नाम पूछा जाता है कि शिवालिक श्रेणियों का पुराना नाम कौन सा है? तो दोस्तों इनका जो पुराना नाम है, इन्हें पुराने नाम है मानक पर्वत। इन्हें मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। पुराना पर्वत कौन सा है? मानक पर्वत। तथा यह सबसे जवान पर्वत भी है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है इनमें से सबसे जवान पर्वत कौन सा है? तो जो शिवालिक की श्रेणियां हैं उन्हें सबसे जवान पर्वत भी कहा जाता है। दोस्तों कुल्लू घाटी की बात आती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कुल्लू घाटी किन किन के बीच स्थित है? तो जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पेट का एग्जाम है उसमें उत्तर भारत के पर्वतों से संबंधित इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे आगे और कुछ भी नहीं आएगा। तो आप हमारे वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।